जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। BHDLA 137 को आज हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाली है। कुछ इंटरनेट के टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड बहुत ही लेट हुई, लगभग रात 12 बजे अपलोड हुई है, तो उसको आप देख लीजिए अगर आपने अभी नहीं देखा तो। ये उसका ही सेकंड पार्ट है जिसमें हम कवर करने वाले हैं BHDLA 137 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ और टॉपिक मैंने यहाँ पर लिए हैं। साथ ही मैं कोशिश करूँगा इसके बाद एक और वीडियो बनाने की आपके एग्ज़ाम से पहले, जो काफ़ी आपको हेल्पफुल होगी। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से उसको देख लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके वो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। सभी जो क्वेश्चंस और सभी जो है टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, आपके एग्ज़ाम में आने की जिनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको मैंने कवर किया है। साथ ही ये उसका सेकंड पार्ट है, इसको आज कवर करने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो को इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है भाषा की उपयोगिता। क्वेश्चन आ सकता है कि भाषा की उपयोगिता बताइए, ठीक है। तो उसको आपको कैसे कवर करना है। भाषा की परिभाषा में उसे किसी समाज के सदस्यों के बीच परस्पर संपर्क तथा संवाद का माध्यम माना जाता है। संपर्क और संवाद के बिना किसी समाज का अस्तित्व ही संभव नहीं है। संवाद एक तरीके से वही है, कम्युनिकेशन करना। एक यही तथ्य भाषा की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। किंतु भाषा का महत्व इतने तक ही सीमित नहीं है। सिर्फ संवाद तक या कम्युनिकेशन करने तक ही भाषा का जो महत्व है वो ख़त्म नहीं हो जाता। भाषा का महत्व बहुत ज़्यादा है हमारी भाषा में, और हमारे जीवन में। समाज के बीच संवाद संप्रेषण भाषा का प्राथमिक और आधारभूत प्रकार्य है। समाज के बीच यानी जो प्राथमिक कार्य है और प्राथमिक जो उसका काम है, संवाद और संप्रेषण है भाषा का। मगर भाषा समाज की एक ऐसी सीधी सरल रेखा में चलने वाली सपाट इकाई नहीं है। समाज तथा इसके सदस्यों के अस्तित्व और चरित्र के अनेक आयाम होते हैं, और इन सभी आयामों के संदर्भ में भाषा की विशिष्ट भूमिका होती है। मानव के मौखिक संवाद ही नहीं, सोच विचार का माध्यम भी भाषा ही होती है। यानी जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो तब भी वो एक भाषा में ही उस चीज़ को सोचता है। गहन दर्शन विचारना या चिंतन की बात छोड़ भी दें, छोटी छोटी सी बातें भी जब मनुष्य सोचता है तो भाषा का सहारा लेता है। जैसे बारिश की बौछार हो रही है और वो उसके मस्तिष्क में आता है कि वो कहीं ऐसी जगह जाए जहाँ बारिश ना हो या बारिश से बच सके, तो तब भी वो एक भाषा को जोड़ कर अपने मस्तिष्क में इस बात को पूरा करता है या सोचता है, विचार करता है। हालांकि ये उसको दिखता नहीं है या फिज़िकली वो नहीं उसको बोलता, लेकिन मस्तिष्क में वो कहीं ना कहीं चीज़ें चलती रहती हैं। भले ही उसे सचेत रूप से इस बात का भाव नहीं हो न हो, मुखर रूप से भाषा की अभिव्यक्ति के पहले आदिमानव जिन परिस्थितियों से गुजरता रहा होगा, उन्हें समझने और उनके बारे में सोचने की भाषा के किसी न किसी प्राक यानी प्राचीन रूप की अवस्थिति अर्थ के रूप में उसके मस्तिष्क में रही होगी। तो ये था भाषा का जो है क्या कार्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है भाषा का हमारी ज़िंदगी में। अतः भाषा मात्र सामाजिक व्यवस्था नहीं है, यानी भाषा मात्र एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके कारण हम संप्रेषण संवाद कर सकते हैं, समाज में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है भाषा में जो हमारे जीवन को आसान बनाती है। अभिव्यक्ति की आवश्यकता भी है। ये हमारे जीवन का अनिवार्य और अभिन्न अंग है, क्योंकि इसके बिना हम कुछ भी संभव नहीं है। यानी अगर हम कहीं होटल पर गए और वहाँ पर हमें कुछ खाने के लिए मांगना है तो हम चुप बैठे हैं, तब ऐसी स्थिति में भाषा का इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा। बिना भाषा के इस्तेमाल किए ना तो होटल वाले को पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए, और ना ही हम उसको बता सकते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो भाषा कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। भाषा जो है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सारांश में अगर देखें तो भाषा का प्राथमिक प्रकार्य भाषा समाज के सदस्यों के बीच संप्रेषण तथा संवाद स्थापित करना है। लेकिन इसकी उपयोगिता यहीं तक सीमित नहीं। हमने देखा कि ज्ञान के कितने कितने क्षेत्रों में भाषा अध्ययन की सामग्री तक जानकारी उपलब्ध कराती है।
भाषा ही वो चीज़ है जो हमें अध्ययन कराती है बहुत से सब्जेक्ट्स का, जैसे भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, नृत्यशास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृति, इन सभी का। ठीक है, तो भाषा के उच्चारण, शब्दावलियाँ, प्रयोगों, शैली आदि के जरिए बोलने वाले व्यक्ति के स्वभाव तथा चरित्र विशेषताओं के बारे में पता चलता है। ठीक है, उसकी मानसिक अवस्था के बारे में पता चलता है। ये सब चीज़ें हम भारत भाषा से समझ सकते हैं। यदि कोई मनुष्य ऊट पटांग या इधर उधर की बातें कर रहा है तो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब है, और यदि कोई मनुष्य अच्छे से एक लहजे में और अच्छे से एक व्यवस्थित भाषा बोल रहा है तो कहीं ना कहीं वो वेल एजुकेटेड पर्सन है। भाषा से ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन एजुकेटेड है, कौन एजुकेटेड नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम भाषा हमें देती है। ठीक है, यहाँ भाषा का ये जो प्रश्न है वो ख़त्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। संचार माध्यम। संचार माध्यम संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। ठीक है, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, होर्डिंग, बिल और पेन पैम्फलेट होगा सॉरी, ये पैम्फलेट है, जैसे कि बैनर वगैरह होते हैं इस तरीके से। इंटरनेट आदि जनसंचार माध्यम अपनी माध्य माध्यमगत विशिष्टता के अनुसार संप्रेषण करते हैं। ठीक है, माध्यमगत विशिष्टता के अनुसार संप्रेषण करते हैं। रेडियो आवाज़ के माध्यम से जन जन तक संचार का संप्रेषण करता है, और टेलीविज़न, कंप्यूटर, फिल्म, वीडियो, इंटरनेट जैसे दृश्य माध्यम, इस तरीके के माध्यम भी संप्रेषण के सशक्त माध्यम हैं। इसके अलावा सड़क के किनारे लगे बड़ी बड़ी कंपनियों के जो होर्डिंग होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो है बोर्ड होते हैं, ठीक है, वो भी जनसंचार के माध्यम हैं। जनता तक वो है कुछ ना कुछ जो संदेश है वो पहुंचाते हैं। समाचार पत्रों में छपे विज्ञापन, खतरे संबंधी सूचनाएं, यातायात संकेत, टेलीफोन पर होने वाली बातचीत आदि संप्रेषण के कई रूप हैं, जिन पर विस्तार से हम अगली इकाइयों में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें एक ओवरव्यू था कि जनसंचार में क्या होता है। इसके ऊपर आप जितना चाहो उतना बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, इनकी उपयोगिता, इनके नुकसान, इनके लाभ, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। आप सभी को इस चीज़ के बारे में पता है क्योंकि हम इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, संवाद लेखन अब देख लेते हैं। संवाद लेखन क्या है और संवाद लेखन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए, यानी जब हम कुछ लिखते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या क्या बातें उसमें ध्यान रखने योग्य होती हैं। किसी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत को वार्तालाप या कथन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को व्याकरण की दृष्टि से संवाद भी कहा जाता है। संवाद के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति यानी प्रस्तुत करता है अपने विचारों को व्यक्ति। संवाद के दो माध्यम होते हैं, मौखिक और लिखित। संवाद दो तरीके से हो सकता है, एक तो बोलकर और एक लिखकर। समाज में अपने विचारों के आदान प्रदान की अभिव्यक्ति संवाद के माध्यम से होती है, संभव है। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के बातचीत को लिखित तौर पर प्रस्तुत संवाद लेखन के माध्यम से किया जा सकता है। संवाद लेखन करते समय छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना ज़रूरी है। क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। संवाद छोटे तथा अर्थपूर्ण होना चाहिए, यानी छोटा हो लेकिन अर्थ उसका पूरा हो। दूसरा, संवाद की जो भाषा है, शैली आम बोलचाल वाली होनी चाहिए। पात्र अनुकूल भाषा का प्रयोग करें, यानी जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ही जो है सरल भाषा का प्रयोग करें, और अनुकूल भाषा का, यानी जो जिस तक वो पहुंच रहा है उसको समझ सके अच्छे से, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें, साफ़ सुथरी भाषा का। ठीक है, कठिन शब्दों का इस्तेमाल न करें। साथ ही बीच बीच में मुहावरे वगैरह अगर देते रहे तो इससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, संवाद लेखन में बनावटी नहीं लगना चाहिए, यानी इधर उधर की बातें या बनावटीपन उसमें नहीं होना चाहिए। फैक्ट रखे, अच्छे सत्य तथ्य रखे जिन पर लोगों को विश्वास हो। सहज और स्वाभाविकता पर बल देना चाहिए, यानी अच्छी और सहज भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही स्वाभाविकता जो है, यानी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, न कि इधर उधर की और ऐसी बातें कहना जो पॉसिबल ही नहीं हो सकती। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर लास्ट हमारा है जनसंचार का अर्थ और स्वरूप क्या है। ठीक है, जनसंचार का अर्थ और स्वरूप देख लेते हैं। संचार शब्द संस्कृत की चर धातु से निकलता है, जिसका अर्थ है चलना या
संचरण करना। अंग्रेजी में इसके लिए कम्युनिकेशन शब्द चलता है। यह शब्द लैटिन के कम्युनिटास से जुड़ा है, जिसका अर्थ होता है मनुष्य का मनुष्य के साथ व्यवहार, भाईचारा, मैत्री भाव, सहगामिता एवं न्यायपरायणता। लैटिन भाषा की कम्युनिकेयर क्रिया द्वारा निर्मित अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन वर्तमान संदर्भों में संचार का पर्याय बनकर स्वीकृत हुआ है। ठीक है। सच यह है कि संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सार्थक संदेशों का संप्रेषण ही कहलाता है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे अन्य व्यक्तियों तक किसी संदेश का पहुंचना कम्युनिकेशन कहलाता है, संचार कहलाता है। इसकी विविध परिभाषाओं से पता चलता है कि विचारों, अनुभवों, तथ्यों एवं ज्ञानपरक संरचनाओं का ऐसा आदान प्रदान जिससे दोनों पक्षों को संदेश का सहजता से सामान्य ज्ञान हो सके, तथा जिस प्रक्रिया के माध्यम से संप्रेषण और संग्राहक के मध्य सामंजस्य तथा जागरूकता उत्पन्न हो सके, संचार कहलाता है। इसके संबंध में विचार करने वालों में प्रमुख है हाउलैंड, मूलिक और बीगल। ये सभी विद्वान हैं जिन्होंने इस पर विचार किए हैं। ठीक है। आज बिना संचार के कोई कार्य नहीं हो सकता। ठीक है। आज कोई बिना बातचीत के कोई कार्य नहीं हो सकता, बिना संदेश के कोई कार्य नहीं हो सकता। टीड के अनुसार तरह तरह के मस्तिष्कों को एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के समीप लाना इसका लक्ष्य होता है। इसके अभाव में प्रशासनिक समन्वय स्थापित नहीं हो सकता। प्रभावी संचार व्यवस्था के अभाव में प्रभावकारी नियंत्रण, पर्यवेक्षण और नेतृत्व नहीं हो सकता। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से संचार से अभिप्राय सूचना या समाचार है, समाचार को देना है। ठीक है। ज्ञान के प्रचार प्रसार के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ज्ञान को मतलब स्प्रेड करने के लिए, प्रचार करने के लिए, फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लोक प्रशासन में इसका कुछ विस्तृत अर्थ है। मिलट के अनुसार साझे उद्देश्य की मिलीजुली समझदारी संचार है। किसी साझे उद्देश्य को अगर मिलजुल कर एक से दूसरे स्थान पर या विभिन्न लोगों तक पहुंचाना है तो वही संचार है। इससे विचारों की समझदारी होती है और संचार प्रक्रिया स्रोत और श्रोता दो छोरों के मध्य संचालित होता है। यानी जहाँ से संचार यानी समाचार जो है वो निकला है, और श्रोता यानी जो उसको प्राप्त करने वाला है, सुनने वाला है, उस तक। ठीक है। ये दो छोर इसके होते हैं। साथ ही जनसंचार से आशय है मास यानी मीडिया। इसलिए जनसंचार हेतु जनमाध्यम जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न आदि आवश्यक होते हैं, जो जन समुदायों को उनकी रुचि के अनुरूप प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। जनसंचार का अर्थ, स्वरूप हमने देखा, साथ ही संवाद लेखन, उसका स्ट्रक्चर हमने देखा। यहाँ पर भाषा की उपयोगिता को हमने पढ़ा था कि क्या क्या भाषा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, किस तरीके से, और क्या क्या वो रोल निभाती है कहीं ना कहीं। ठीक है। हमने 3 प्रकार के जो है संप्रेषण को देखा था, लिखित, मौखिक और आंगिक। यहाँ पर इनको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है। संप्रेषण के विविध रूप हमने देखा था इस वीडियो में। तो हमने लास्ट का पोर्शन इसका कंप्लीट किया है। इससे पहले वीडियो में हमने स्टार्टिंग की सभी चीज़ें देखी थी। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए। दोनों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको इसकी पूरी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैंने कहा था कि दोनों वीडियो के आने के बाद ही मैं आपको इसकी PDF दूंगा। तो ये वीडियो जैसे ही आएगी आपको PDF मिल जाएगी। साथ ही इसके बाद मैं एक और कोशिश करूँगा कि एक और छोटी कोई वीडियो बना दूँ जिसमें कुछ 2-4 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो मुझे लग रहे हैं उनको कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है। बाकी ये वीडियो बहुत ही अच्छी है और कंटेंट काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह से इसको उठाया है। एक जगह से कंटेंट नहीं लिया गया, आपकी बुक से भी लिया गया है, इंटरनेट से लिया गया है, अन्य जगह से। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो आए हुए हैं उनसे लिए गए हैं क्वेश्चन। ये सभी टॉपिक जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको पूरा देखिए। साथ ही
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी आगे वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि इसके बाद हम बहुत से सब्जेक्ट्स कवर कराने वाले हैं, जिसमें BHIC 134 है, ठीक है, BPSC 134 है, या अन्य सब्जेक्ट्स और जो आपके एग्ज़ाम में जिनका आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपका आज एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले सब तक ये पहुंच जानी चाहिए, जिससे हमारा उद्देश्य कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।